तो प्रिय मित्रों, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की और वर्ण विचार में हम पढ़ रहे थे स्वर व्यंजन और उसके बाद में हमने जहाँ से उस कक्षा को समाप्त किया था उस कक्षा की समाप्ति के बाद में हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों मूल वर्ण कुल वर्ण। ये तो हमने अध्ययन किया ही है। अब देखो, अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों की वर्ण विचार के अंदर यानी इनके उच्चारण स्थान। अब यानी वर्ण ये तो हमने कह दिया कि भाई उसको लिख देते हैं, उच्चारण कर देते हैं, यहाँ तक बात रही वो संक्षिप्तता तक अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों वो सिर्फ वर्णों की बात है। अब विद्यार्थियों उसको समझने की हमें आवश्यकता है कि इनका उच्चारण किस प्रकार से संभव है, कैसे होता है, किसकी अगर उपस्थिति ना हो तो किसका उच्चारण संभव नहीं है। तो विद्यार्थियों वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है, ये हमारा प्रकरण है आज का। ठीक है, तो मित्रों हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की, यानी उच्चारण का अभिप्राय ये होता है कि बोलना। ठीक है ना, कि कौन से भाग से किस स्थान से उस वर्ण का उच्चारण किया जा रहा है, वो बोला जा रहा है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति है वो किस स्थान से हो रही है उसे हम कहेंगे उच्चारण स्थान। अब वैसे ये उच्चारण शब्द है वो संधि प्रकरण का बिंदु है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों की ये जो उच्चारण है, ये जो शब्द इसकी निर्वृत्ति है विद्यार्थियों, उत धन चारण शब्द के योग से जो विकार उत्पन्न होकर जो शब्द बना विद्यार्थियों वह है उच्चारण। ठीक है, अब कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है या विकल्प की बात करें तो उसमें उद लिखा हुआ आता है। तो विद्यार्थियों कई बार ये उद बात करते हैं उपसर्ग की। किसकी बात करते हैं? उपसर्ग की। ये उपसर्ग के योग से अगर बात करें तो उच्चारण में क्या है या उद क्या है उस उच्चारण शब्द में उपस्थित है। हाँ, तो उद ये दोनों विकल्प के अनुसार तय करता है कि इसमें कौन सी किसकी उपस्थिति है। लेकिन अगर बात करें हम संधि की तो संधि की बात करेंगे उतधन चारण शब्द और उसके योग से क्या बन रहा है? उच्चारण बन रहा है। ठीक है, अब देखो उच्चारण स्थान में अध्ययन करने से पहले विद्यार्थियों हमें यह तय करना है कि स्वर व्यंजन क्या वास्तव में स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। फिर हमने बात की थी कि व्यंजन वर्ण है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। फिर हमने ये भी बात पढ़ी थी मात्रा, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो विद्यार्थियों कुल मिलाकर योग की यानी संप्रति अगर बात देखा जाए तो ये उद्देश्य है कि अ का उच्चारण करेंगे तो कौन कौन से, यानी कंठ, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ, नासिका, तो इस प्रकार की ये हमारे शरीर के क्या है? मुख अवयव यानी मुख के अंग है। अब कौन से अंग से किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्रारंभिक संरचनाओं में अगर हम देखें विद्यार्थियों तो एक एक बात को समझ लेते हैं हम विद्यार्थियों कि पहले हम यहाँ पे स्वर को लिख देते हैं। विद्यार्थियों ये जो प्रकरण है विद्यार्थियों ये आपकी वर्ण विचार का है और थोड़ा इसमें कहते हैं ना कि एक वो आलादन की स्थितियां वो थोड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो हमें आते हैं या फिर ये क्या पढ़ना, इससे कौन कौन से प्रश्न आएंगे, यही तो पूछा जाएगा, मात्रा क्या है, स्वर कितने। विद्यार्थियों ये बहुत उपयोगी रहेगा आपके। ठीक है ना, फिर देखो व्यंजन वर्णों की बात करेंगे यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है, यानी आप वर्ग के अनुसार समझे। अब अगर मैं कहता हूं क वर्ग, च वर्ग, तो विद्यार्थियों ये वर्णमाला आपको अगले वीडियो में यानी बता दिया, स्पष्ट कर दिया गया, तो आप इसमें वर्ग के अनुसार ये समझ आए। ठीक है ना, अगर क वर्ग कहता हूं तो ये पांचों वर्ण उसमें क्या हो रहा है? संबोधित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों सबसे पहले हम यानी शुरुआत करते हैं मुख अवयव में। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे कंठ से। ठीक है ना, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। ये आपके सामने मैंने
समझ के लिए बताते हैं विद्यार्थियों कि ये स्वर और उसके साथ में व्यंजन। ठीक है, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो उसमें देखो एक तो आ, ठीक है ना, क वर्ग, अभी मैंने लिख कर बताया था ना, क वर्ग कहूंगा इसका मतलब है पांचों वर्ण। ठीक है, तो क वर्ग और इसके साथ में ही ह। ठीक है, और आपको पता है जब हमने स्वर का अध्ययन किया था वर्ण विचार में, तो उसमें हमने पढ़ा था विद्यार्थियों की अनुस्वार और विसर्ग, और उस विसर्ग का उच्चारण हमने ह बताया। तो यहाँ पर भी विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, कंठ ही होगा। ठीक है, तो पहली बात कि मुख अवयव की शुरुआत में हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ से होता है या कंठ उच्चारण स्थान है, तो विद्यार्थियों अ, आ और क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। विद्यार्थियों परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, जैसा आपसे पूछ लिया जाए कि कंठ्य वर्ण कौन कौन से, अब कंठ्य वर्ण यानी कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो उसमें आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं विद्यार्थियों कि अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण होगा वो होगा कंठ। अब हम बात कर रहे हैं कंठ के बाद में, अगर बात करें हम तो तालु। ठीक है ना, तो तालु यानी जीवा यानी तालव्य, तो ई दीर्घी च वर्ग, समझ जाना आप। ठीक है ना, वर्ग किसको संबोधित करता है, यानी च वर्ग, वर्ग के यानी पांचों वर्ण। ठीक है ना, अब इस इनके साथ में य। ठीक है विद्यार्थी, बात यह है कि जब वर्ग का संबोधन होता है या वर्ग के उच्चारण पर कितने वर्णों की यहाँ पे संज्ञा अभिहित होती है, तो 5 वर्णों की क्या होती है, संज्ञा अभिहित होती है। यानी च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, च, छ, ज, ज, य। ठीक है ना, तो विद्यार्थियों यहाँ पे तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो विद्यार्थियों आप बताएंगे कि ई, च वर्ग, य और श, ये जो वर्ण है वो किसके उच्चारण यानी किसका उच्चारण स्थान है, तालु में। ठीक है ना, अब देखिए तालु के बाद में अगर बात करें यानी मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धन्य वर्ण की बात करेंगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले यानी री, र, श, ट वर्ग। ठीक है, यानी री, र, श और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मृदा। ठीक है ना, मृदा मतलब समझ गए आप, जैसे कहते हैं ऊपर जीवा उच्चारण करते हैं, ऊपर जीवा क्या करते हैं, स्पर्श करती है, ट, ठ। ठीक है ना, री, र, स, तो ये जीवा ऊपर की ओर जो स्पर्श कर रही है वही क्या है, मुरा, और इसे कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या कहेंगे, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण। तो उच्चारण स्थान में विद्यार्थियों पहली बात यह थी कि कंठ्य वर्ण कौन से हैं, फिर हमने बात की कंठ के बाद में तालु यानी तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, फिर हमने बात की मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, फिर अगर हम आगे की बात करेंगे यानी दंत्य। ठीक है ना, यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो इनका लिखेंगे हम। ठीक है, ल, श और त वर्ग, इनका जो उच्चारण होगा वो दंती है। ठीक है, अब लिख देना इसमें। अब देखो दंती के बाद में ओष्ठ, यानी ओष्ठ से उच्चारित, ओष्ठ का मतलब आप समझ गए, होठ। ठीक है ना, होठ से, तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसमें लिखेंगे हम उ, दीर्घ उ। ठीक है ना, और प वर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है विद्यार्थियों, यानी अगर आपसे प्रश्न, जो सीधा प्रश्न है विद्यार्थियों उच्चारण स्थान के संदर्भ में, कि अगर आपसे पूछ ले कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। ठीक है, फिर तालु की बात करेंगे तो ई, च वर्ग, य और श। फिर अगर बात करेंगे मूर्धा यानी र, री, श और ट वर्ग। ठीक है, फिर बात करेंगे दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो ल, श, त वर्ग। ठीक है, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले उ, और प वर्ग। ठीक है, अब देखो हम विद्यार्थियों वैसे जो हम अध्ययन कर रहे हैं वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ये वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, तो यानी एक एक वर्ण के बारे में अगर हमें थोड़ी संक्षिप्त जानकारी रहेगी
तो हमारे लिए एक आधारभूत ज्ञान तय होता है कि वास्तव में हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण की शुरुआत में ही हमें वर्णों का पढ़ना है। अब वर्ण के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो किसी भी शब्द को अगर आप लिखते हैं, जैसे कई बार व्याकरण के टॉपिक है ना ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो उसमें हमें अगर ये पता होगा कि अगर तालव्य स तो आप समझ जाओगे कि तालु से उच्चारित होने वाला स, आपको कहेंगे मूर्धन्य स तो आप समझ जाओगे ये स आएगा, आपको कहेंगे दंत्य स तो ये स। यानी जब आपको एक आधारभूत यानी प्रस्तावना संबंध के प्रश्न अगर आपके तैयार होंगे विद्यार्थियों, तो किसी प्रकार का ज्ञान आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि अनुचित ठहर गए या अवैध ठहर गए, उसकी कोई उपयोगिता रही नहीं, ऐसी बात नहीं विद्यार्थियों। वर्ण विचार के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करेंगे और एक एक वर्ण का ज्ञान है तो इसका मतलब हमारी हिंदी व्याकरण यानी आपके लिए बिल्कुल सरल रहेगा, सहज रहेगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी विद्यार्थियों और उसमें हिंदी व्याकरण की जहाँ पे बात होगी तो उस व्याकरण के संदर्भ में जो यहाँ पर इस श्यामपट पर जो भी बातें होगी वो सब आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, औष्ठ की बात कर रहे थे हम कि उ और प वर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो औष्ठ। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि जितने भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आपने ये बता दिया, फिर आपने य र ल, ठीक है, फिर आपने स स स ह आ गया, ठीक है भाई साहब। ये व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो विद्यार्थियों ये जो दोनों दंत और औष्ठ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे दंतोष्ठ की बात होगी, ठीक है ना, कि दंत और औष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे व। और कहीं कहीं आपके सामने एक प्रश्न जरूर आएगा जो भी एक दो परीक्षाओं में जरूर पूछा गया कि व और फ इनका उच्चारण स्थान क्या है, या फिर दंत औष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो विद्यार्थियों उसमें आपको बताना है व और फ इनका जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ। अब देखो विद्यार्थियों, अ आ का पटा, ई री, ठीक है ना, उ आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे प्रश्न करें कि बताओ, एक तो ए आई ओ और औ, ठीक है। मैंने इस यानी उच्चारण स्थान के पहले जब हमने अध्ययन किया था और उसमें मैंने बताया था संधि स्वर में कि ए और आई का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसका सृजन कैसे हुआ इन वर्णों का, तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि अ और ई के योग से क्या बना था, ए, और अ और ए के संयुक्त यानी जोड़ से क्या बना था, आई। उसी प्रकार से अ और उ मिलकर क्या बना था, ओ, और अ और ओ दोनों मिलकर क्या बना था, औ। तो अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, जैसे दंत ओष्ठ में पढ़ा था ना कि जैसे वह है तो दंत और ओष्ठ दोनों जुड़कर किसका उच्चारण करते हैं भाई साहब, कि वह का करते हैं। ऐसे कैसे हमने ये पढ़ा कि भाई वह और फ दोनों है क्या है, वो दंत ओष्ठ। तो अब इनमें भी हमें यह पढ़ना है कि जब अ और ई मिलकर ए बना है तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। ऐसे कैसे क्या बात करेंगे ओ की, कि अ का उच्चारण क्या है, कंठ, और उ का ओष्ठ। तो यहाँ पे बात यह समझने की है विद्यार्थियों कि जब उच्चारण स्थान दोनों का अलग अलग है तो ए आई का उच्चारण भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या है कि भाई अ और ई मिलकर बना है, तो इसमें अ का क्या है, कंठ, बहुत अच्छी बात है, ये हो गई कंठ। ई का क्या था कि भाई तालु। तो अब अगर आपसे पूछे कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तब आप कहेंगे कंठ तालु। क्यों कहेंगे, तो आप ये प्रमाण दे सकते हैं भाई साहब कि अ और ई दोनों मिलकर क्या बना था, ए बना था। ऐसे कैसे, अ और ए मिलकर क्या बना था, आई, ठीक है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ था, ई का तालु था, ठीक है, और कंठ तालु ही तो किसका उच्चारण स्थान है, ए और आई का। अब देखो ओ और औ यानी अ और उ दोनों के योग से क्या बना था, ओ बना था, ठीक है। फिर अ और दीर्घ यानी ओ दोनों मिलकर क्या बना था, औ, ठीक है। तो यहाँ पे अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, उ का क्या है, ओष्ठ, तो दोनों को जोड़ दो, ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा भाई साहब, कंठोष्ठ, ठीक है। समझ आ गया ना विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल संक्षिप्त। और ये आपके सामने प्रश्न है कि भाई साहब कंठोष्ठ पूछ ले तो क्या बताओगे, ओ औ, कंठ तालु पूछ ले तो ए आई,
दंतोष्ट पूछ लिया जाए तो व वफ, ठीक है। ओष्ट पूछ लिया जाए तो उ, और प वर्ग, दंतीय ल स त वर्ग, मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा यानी कठिन मामला इसका। र और री स और ट वर्ग, ठीक है। तालु का ई च वर्ग या स, ठीक है। कंठ अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, ठीक है ना। तो ये इन वर्णों का क्या था विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान, यानी इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, इनके उच्चारण में कौन सा स्थान है, वो भूमिका निर्वहन करता है। तो हमने ये अध्ययन किया है। अब देखो आपके सामने ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ये कहते हैं ना लोकप्रिय हो चुका है, ठीक है ना, चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु, क्योंकि भाई साहब ये बिंदु लगा हुआ है ना चंद्रमा पर, इसलिए कहते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये जो चंद्र बिंदु है, इसे अब व्याकरण की शुरुआत से आप अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो अधिगम कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो अब से निश्चित कर लो, अगला मिटा दीजिए और इसे अमिट कर दो। क्या करना है कि जहां पे इस प्रकार का चंद्र बिंदु आ जाए तो उसके लिए आप शुद्ध हिंदी व्याकरण के अंदर उसका उच्चारण क्या करेंगे, क्या नाम कहेंगे इसका, इसका आप कहेंगे अनुनासिक। क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्ण, ठीक है ना। अनुनासिक का मतलब अनु यानी पीछे, नासिक यानी नासिका, नाक। तो जब नाक और यानी इसमें क्या ध्यान रखेंगे, अनुनासिक यानी नाक और मुंह, नाक और मुंह, ठीक है। कि चंद्र बिंदु का यानी अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या है, नाक और मुंह। जैसा आप कई बार कहते हैं, जैसे आपने ये जरूर सुना होगा, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु का प्रयोग किया हुआ होता है और उसका उच्चारण आप यानी एक सिर्फ नासिका से ही कर देते, ऐसा नहीं है, नाक और मुंह दोनों से इसका क्या होता है, उच्चारण होता है, ठीक है। अब देखो एक शब्द आपके सामने ये जरूर आता है, ये अंग, याद है। तो ये जो अंग वाला जो ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इस अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है विद्यार्थियों, नाक से। कहां से होता है, नाक। तो इसे कहते हैं नासिकीय वर्ण। क्या कहते हैं, नासिकीय वर्ण, ठीक है। और ये जो अनुस्वार है, ये किसके स्थान पर काम में लिए जाते हैं, तो ये जो च ट त प, ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ना, क च ट त प, तो ये जो वर्ग है, इन वर्ग के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन से, ये जैसे क का पंचम क्या हो गया, ड़ हो गया। ऐसे कैसे च वर्ग का क्या हो गया, ञ, ठीक है। ट का क्या हो गया, ण, और ये न और म। तो ये पंचम जो वर्ण है, इस पंचम वर्ण का भी उच्चारण क्या होता है, नासिका, नाक से इसका इनका उच्चारण होता है। और अनुस्वार का भी किससे होता है, नासिक यानी नाक से इसका उच्चारण होता है। अब देखो विद्यार्थियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए प्रश्न में विकल्प आ जाए कि भाई साहब ये दिया हुआ है, ण दिया हुआ है, यानी वर्ग का पंचम वर्ण दिया हुआ है, और उसमें पूछ ले इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो विद्यार्थी इसमें विशेष बात ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर अलग से आपको यानी असामान्य तौर पर एक वर्ण देके अगर आप उससे पूछ ले कि जैसे ये ण दे दिया और इससे पूछ ले कि भाई साहब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको सीधी सी बात है क्या बताना है, नाक बताना है, यानी नासिक बताना है ना, ये भी नासिक वर्ण है। लेकिन अगर ये न, ठीक है ना, कि जैसे ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये बिंदी आ गई, वैसे इनका प्रयोग ऐसा है नहीं कि ट है और ट यहाँ पे जैसे त है और इनके ऊपर ऐसे लिखेंगे ड, ऐसा नहीं लिखते हैं। इन यानी पांचों ही इन पंचम वर्ण का जो स्थान और इनका निरूपण किससे करेंगे भाई साहब, अनुस्वार से ही तो करेंगे। कि कहीं पे न लिखना है तो न पे बिंदी करते हैं ना, ऐसे म लिखना है तो म के लिए क्या करते हैं, जैसे संबंध। अब ऐसे तो है नहीं कि स म और ये बंद, ठीक है। अब म के स्थान पे, न के स्थान पे क्या कर देते, कई बार बिंदी लिख देते हैं हम, अरे करते ही नहीं, बिंदी का प्रयोग कर देते हैं ना। ये तो ये क्या है, बिंदी, अनुस्वार ही तो है। और अनुस्वार में अगर आपको अलग करने के लिए कहें कि भाई साहब नहीं, ये ब के पहले जो ये बिंदी लगी हुई है क्या है, तो भाई साहब ब के पहले क्या है, म ही तो है। यहाँ पे द के पहले क्या है, ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार उस वर्ग का गोतक है, ठीक है ना। कि जैसे द के पहले ये बिंदी आई तो ये द का पंचम कौन, यानी द वर्ण किस वर्ग का है, तो द तो त का है ना, और त का पंचम क्या होता है, न होता है, तो हमने यहाँ पे न कर दिया। ब किस वर्ग का है, प वर्ग का है, प वर्ग का पंचम क्या होता है, म, और हमने यहाँ पर बिंदी के स्थान पे क्या किया, म किया।
तो विद्यार्थियों समझने की बात यह है कि जो ये जितने भी पंचम वर्ण है, इन पंचम वर्ण का प्रयोग है, ये प्रयोग होता है उस वर्ग पर जब जो वर्ण जिसके ऊपर इस अनुस्वार का प्रयोग किया गया उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये समझने की थी कि एक तो अनुस्वार कहते हैं ना अंग ह, तो उसमें से जो ये अंग है वो क्या है, अनुस्वार, और अनुस्वार का उच्चारण होता है नासिक है, नाक्ष होता है, और इनके साथ में ये जितने भी वर्ग है, ठीक है ना, इन वर्गों का जो पंचम वर्ण है उन पंचम वर्ण को भी हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो इसका मतलब ये हो गया नासिकीय। तो भाई साहब अगर ध पर, ठीक है ना, कि ध पर अगर ये अनुस्वार लगा हुआ तो क्या उच्चारण स्थान होगा, तो हमें ये देखना है कि ये द किस वर्ग का है, त का है, तो त कौन, यानी त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नासिकीय तो करना ही है, लेकिन लिखेंगे दंत्य नासिकीय या दंत्य नासिका। ठीक है, दंत्य नासिका। बात आगे समझ में? ऐसे कैसे उदाहरण और दे देता हूं। ठीक है, जैसे क है, ख पे मान लीजिए कि ये ख लिखा हुआ है और ख पर ये अनुस्वार आ गया। अब क्या उच्चारण स्थान लिखेंगे, अब अलग से वो बता देना कि जैसे यहाँ पे अलग से अगर न लिखा हुआ है पूछ लिया तो नाक बताना, नासिका बताना ही है, लेकिन अब ये ख वर्ण लिखा हुआ और ख पर अगर ये अनुस्वार है तो विद्यार्थियों बताओ मुझे कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो हम लिखेंगे भाई साहब, पहले ये देखेंगे कि ख किस वर्ग का है, क वर्ग का। क वर्ग का उच्चारण क्या है भाई साहब, कंठ, और कंठ और अनुस्वार का क्या है, नासिकीय। तो हम लिखेंगे कंठ्य नासिका। क्या लिखेंगे, कंठ्य नासिका। ठीक है, अब इन बातों को स्पष्ट करने के लिए थोड़ी क्या है आपकी जटिलता हो रही है, मुझे पता है, थोड़ी सी समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है कि ये मामला है क्या। तो विद्यार्थियों इनके अध्ययन है, तो इनके अब आपको अधिगम करना है, और उस अधिगम यानी सीखने में और स्थायी परिवर्तन भी होना चाहिए, वापस ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए दो प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूं। एक तो पहली बात कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लिखा हुआ है न्य, और पूछ लिया जाए कि उच्चारण स्थान, ठीक है ना, कि इस न्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, सीधी बात है, अगर इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो आपको भाई साहब क्या लिखना है, नासिका या नासिक्य। ये हो गया प्रश्न क्लियर, सीधा पूछा गया। अब विकल्प कोई भी हो, चाहे उसमें कैसा कुछ भी विकल्प आए, अगर सीधा पूछा गया अलग से ही इसका उच्चारण यानी पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो विद्यार्थियों आपको सीधा बताना है नासिक्य। ठीक है ना। अब अगर आपसे क्या कर ले, दूसरा ऐसा ही प्रश्न आ जाए और उसमें क्या पूछ लिया जाए कि जैसे छ लिखा हुआ है और छ पर अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ है, और फिर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ण का आपको क्या करना है, उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, अब इस छ वर्ण का और ऊपर ये जो अनुस्वार का प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, अब इसका उच्चारण स्थान बताएंगे। तो सबसे पहले आप, भले ही वहां पे नासिकियन वगैरह ये लिखे हुए हैं, कि अभी लिखा हुआ है नासिकियन, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है तालव्य नासिका। ठीक है, तो क्या किसको वरीयता देंगे आप, भाई साहब ये छ के ऊपर है तो छ वर्ग अनुस्वार ही है। अब अनुस्वार को अगर अलग से बताना है कि भाई साहब ये बिंदी है क्या, अनुस्वार कौन सा है, तब ये छ, और छ वर्ग का यानी छ वर्ग का अंतिम क्या होता है, यह होता है, तो छ के ऊपर लगा हुआ ये है। ठीक है, अब देखो ये जो अनुस्वार है और इसका उच्चारण स्थान बताएंगे विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे छ यानी त वर्ग का, और त वर्ग का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है, और ये तालव्य नासिका यानी इसे आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो उच्चारण स्थान है हमने ये पढ़े हैं, पंचम वर्ण, अनुस्वार, और अंतिम में विद्यार्थियों विसर्ग का मैंने बता दिया कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ह का भी उच्चारण स्थान क्या है विद्यार्थियों, ह का भी कंठ ही है, और विसर्ग का जब भी उच्चारण करेंगे तो हम कहते हैं ह, और ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अब देखो ये थी हमें उच्चारण स्थान का जो एक सामान्य जो ज्ञान है विद्यार्थियों की, कौन सा वर्ण किसका उच्चारण होता है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, इसमें देखो ये जो
उत्क्षिप्त, ये जो दशाएं होती है ना उत्क्षिप्त में, उत्क्षिप्त यानी ताड़नजात, ताड़नजात, ठीक है, कि कौन से वर्ण है जिनके उच्चारण में यानी एक उत्क्षिप्त भाव होता है, तो वो है ड, ढ और ढ, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ण होंगे, उन वर्णों को भी मैं अगली कक्षाओं में जरूर स्पष्ट करूंगा विद्यार्थियों। तो आज तक इन वर्णों के उच्चारण स्थान तक हमने अध्ययन किया, और आगे की कक्षाओं में और हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। और आपका प्रेम बना रहे, समय बना रहे, और आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, अपने जहाँ तक जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजें। विद्यार्थियों, हमारा प्रयास है कि हम हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न हो रहे हैं, तो उनके संदर्भ में हमारा यानी निपुण यानी पूर्णतः प्रयास रहेगा कि हम आपकी व्याकरण के संबंध में जो जो प्रश्न जहां से पुटअप हो रहा है, उस प्रश्न को यहाँ इस बोर्ड पर स्पष्ट करने का पूर्णतः प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थियों, आपका प्रेम बना रहे, और आपके लिए कक्षाएं थी। धन्यवाद।